बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। तीन चार चीज़ों पर मैं बात करना चाहता हूं इस वीडियो में। एक तो जहांगीर तरीन साहब, नवाज शरीफ साहब के दरमियान, इनके दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के दरमियान कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या? और क्या वाकई नवाज शरीफ यानी PMLN जो है वो जहांगीर तरीन से नाराज है इस मौजूदा सियासी सूरत हाल में, और मौजूदा जो उनका पॉलिटिकल रोल है उसमें नाराज हैं तो क्यों नाराज हैं, और उस पर क्या वजाहत पेश की है जहांगीर तरीन साहब ने। तो ये पूरी स्टोरी जरा मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि क्या होने जा रहा है। दूसरा, परवेज इलाही साहब की जो गिरफ्तारी है, ये बाकियों की गिरफ्तारी से मुझे कुछ मुख्तलिफ लगती है। मुझे थोड़ा सा फर्क लगता है, यानी आम लोग जो हैं उनको, जो बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो गिरफ्तार किया गया है तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि जहांगीर, ये जो परवेज इलाही साहब हैं, उनके ऊपर दबाव ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ छोड़ दें। इनके ऊपर दबाव की नौयत कुछ मुख्तलिफ है। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि क्या दबाव है और क्या चाहते हैं इनसे परवेज इलाही साहब से, इस पे बात करते हैं। दूसरा, आज हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल साहब के हवाले से ऐसा लग रहा है कि अब बहुत करीब पहुंच गए उनकी गिरफ्तारी के, डेटा पूरा इकट्ठा कर लिया गया, और मियां असलम इकबाल साहब का तो परसों एक खाका जारी किया गया। हालांकि उनकी तस्वीर भी जारी कर सकते थे, लेकिन उनका खाका जारी किया गया दहशतगर्दों की तरह। तो क्या इनके हवाले से क्या होने जा रहा है। और फिर जो PTI की खवातीन आज पेशी पर लाई गई हैं, जिनमें सनम जावेद हैं, PTI की हामी हैं, या आलिया हमजा तो खैर उनकी एमएनए रही हैं, और फिर इसी तरह से और लोग, तैयबा वगैरह को जो लाया गया है आज अदालत में, उन्होंने बड़ी दिलखराश, और सूरत हाल भी कोई सनम जावेद के अलावा बाकियों की सूरत हाल कोई बेहतर नहीं लग रही थी। तो उस पर मैं वो आपको दिखाता हूं क्या हुआ उस मौके पर, उस पर वो कमेंट करते हैं। कुछ ट्वीट्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। तो देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब के ऊपर आने से पहले, जो कि मेरी मेन और मेजर स्टोरी है, उस पर आने से पहले मैं आपको बताता हूं कि पुलिस जराए अब ये कह रहे हैं कि हमाद अजहर साहब और मियां असलम इकबाल का हमने डेटा पूरा इकट्ठा कर लिया है। वो ये कह रहे हैं कि जी 700 मरतबा इनका पार्टी वर्कर्स के साथ और लीडरशिप के साथ राब्ता हुआ है। मियां हमाद अजहर साहब को और मियां असलम इकबाल का, इन दोनों ने 700 मरतबा तकरीबन राब्ता किया है अपनी पार्टी वर्कर्स के साथ, यानी बीच में नंबर ऑफ कर देते हैं और लोकेशन बदल लेते हैं, फिर राब्ते में आते हैं। पार्टी लीडरशिप के साथ भी राब्ता कर रहे हैं और पार्टी वर्कर्स के साथ या अपने अपने दोस्तों, करीबी लोगों के साथ भी राब्ता कर रहे हैं। तो 700 मरतबा राब्ता हुआ है और 10 से 15 बार लोकेशंस तब्दील हुई हैं। यानी मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर की लोकेशन जो है 10-10 बार तकरीबन तब्दील हो गई हैं। आप सोचें कैसे दहशतगर्दों की तरह इनको अपने ठिकाने बदलने पड़ रहे हैं। कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं कि इनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेकर तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए और पार्टी बदलने पर जोर ना डाला जाए, इसलिए रूपोशे की जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी एक जगह जाते हैं, ये इस तरह कभी कोई हार्डकोर क्रिमिनल्स और टेररिस्ट किया करते थे, भाग के इधर से उधर ताकि ठिकाना पता ना लगे, सिम में मोबाइल बदलते थे। वो सब चीजें पॉलिटिकल वर्कर्स को करनी पड़ रही हैं, सियासी रहनुमाओं को वो चीजें करनी पड़ रही हैं जो दहशतगर्दों को करना पड़ती थी, और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो अब उनका कॉल रिकॉर्ड निकाला कि जी इन्होंने नंबर बदल बदल कर 700 मरतबा राब्ते किए हैं और लोकेशनें बदल बदल कर जो है वो ये रह रहे हैं। तो अब इनकी गिरफ्तारी के बड़ा करीब है। और मियां असलम इकबाल का देखें तस्वीर, मैं फिर कहूंगा कि तस्वीर जारी कर सकते थे, लेकिन तस्वीर नहीं जारी की, उसका खाका बना के जारी किया दहशतगर्दों की तरह, ताकि पता लगे कि ये वांटेड है, ये वांटेड क्रिमिनल है। तो इस तरह से जो है वो मियां असलम इकबाल का भी खाका दहशतगर्दों की तर्ज पर जारी किया, जो कि बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा देखिए, आज जो PTI की खवातीन है उनको पेशी पर लाया गया। चलिए मैं इस पर बाद में बात करता हूं। जरा जहांगीर तरीन साहब का एनालिसिस कर ले पूरा। पहले जहांगीर तरीन साहब का जो मौजूदा सियासी रोल है उसमें, जिसमें वो PTI के लोगों को अपने पास ला रहे हैं, 100 से ज्यादा PTI के छोड़े हुए लोगों को राब्ता कर लिया और इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करके अपने पास ले जा रहे हैं। जाहिर है, मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूं कि PMLN इस सूरत हाल से खुश नहीं है। PMLN ये समझती है कि ये क्या बात हुई, और नून, मैंने आपको मौलाना फजल रहमान का भी बताया था, मौलाना फजल रहमान और नून लीग दोनों का ये ख्याल है कि PTI को तो क्रश करना था, खत्म करना था। तो ये जहांगीर तरीन साहब जो है ये क्या करना शुरू हो गए हैं कि ये तो इनको नई जिंदगी दे रहे हैं और ये तो इलेक्टेबल्स को उठाकर फिर हमारे मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं। तो जहांगीर तरीन साहब के इस मौजूदा रोल से जो है वो नून लीग खुश नहीं है, और इस नाखुशी का इजहार, इस शिकवे का इजहार उन्होंने जहांगीर तरीन साहब तक पहुंचाया भी है। इसके जवाब में जहांगीर तरीन साहब ने यह कहा है कि देखिए, मैं जो कुछ कर रहा हूं या मेरी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं ये नून लीग के खिलाफ नहीं है। तो भाई उन्होंने कहा कैसे खिलाफ नहीं है? आप वो जो इलेक्टेबल्स हैं जिनको इस वक्त डंप हो जाना चाहिए था, जिनको खत्म करना चाहिए था, क्रश करना चाहिए था, उन सारे जो PTI से टूटे हुए इलेक्टेबल्स हैं उनको सबको आप इकट्ठा कर रहे हैं, एक जगह जमा कर रहे हैं, एक ताकत बन रहे हैं।
जाहिर है ये ताकत सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग को पहुंचाएगी। और अब तो मैं ये कई मरतबा बात कर चुका हूं कि नून लीग के हाथ कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि और ग्रुप्स बन रहे हैं और चीजें ताकतवर बन रही हैं। तो इस पर उन्होंने बड़े शिकवे का इजहार किया जहांगीर तरीन साहब से। जहांगीर तरीन साहब ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि मैं जाता हूं नवाज शरीफ साहब के पास लंदन, और लंदन जाके उनसे मुलाकात करता हूं और उन्हें जाके वहां पर बताते हैं कि हमारा क्या मकसद है और क्या हो रहा है। और वहां पर दो चीजों पर बात हो सकती है, एक क्या हम चलिए आप ऐसा करते हैं हम सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और दूसरा यह है कि हम जो है वो मिलकर लड़ने की बात करते हैं, यानी इंतखाबी इत्तेहाद बना लेते हैं। तो इन दो चीजों पर बात करने की जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि वो बात करेंगे। लेकिन अच्छा मैं ये सारी जो चीजें ये सोर्सेज से आपको बता रहा हूं, ये कहीं पर उस तरह से नहीं है कि इन्होंने कोई बयान दिया हो, ये सोर्सेज से खबर आपको दे रहा हूं। अच्छा अब जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो जा रहे हैं लंदन कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के अंदर नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए। लेकिन इस मुलाकात के नतीजे में अगर, वैसे तो मुझे इस बात का इम्कान कम लगता है कि इनकी कोई आपस में एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन अगर हो जाती है तो इससे दोहरा नुकसान होगा। देखें एक मसला क्या होगा, एक मसला तो ये होगा कि और नून लीग को, यानी नून लीग तो डबल फंस गई है ना। अगर जहांगीर तरीन साहब इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो नून लीग का फिर नुकसान है, और अगर नहीं करते तो भी नुकसान है। कैसे, जरा इस बात को समझें। देखें जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप ने 17 जुलाई को जब इलेक्शन लड़ा था और नून लीग ये इलेक्शन हारी थी, तो नून लीग आज तक कहती है कि हम इसलिए हारे थे कि हमने अपने बंदों को छोड़ के और दूसरे लोगों को अपने साथ एडजस्ट करके लड़ा, तो इसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और हमारा नुकसान हो गया। उन्होंने कहा कि हम तो अपने ही लोगों के साथ अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारा फायदा है, नून लीग ने कहा। और अब भी बार बार नून लीग ये बयान दे रही है कि पीटीआई से आए हुए लोगों को हम अपनी पार्टी में एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा हाउस तो पहले ही फुल है, क्योंकि हमारे पास पहले ही हर जगह पर लोग मौजूद हैं, कोई ऐसा हल्का नहीं है जहां पर हमारे पास उम्मीदवार ना हो, तो हम कैसे इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये नून लीग पहले ही कह चुकी है। अच्छा अब अगर नून लीग ये फैसला करती है ठीक है जहांगीर तरीन की ऑफर मान लेते हैं और उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो क्या होगा कि वही 17 जुलाई को जो हुआ था वही नून लीग के साथ दोबारा होगा। अपने लोग नाराज हो जाएंगे, अपने लोग मुखालिफ कैंपेन करेंगे, वो दूसरों आजाद लोगों को खड़ा करेंगे, वोट तोड़ेंगे, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग के उम्मीदवार को पहुंचाएंगे। तो इससे सीट एडजस्टमेंट करने से या इन लोगों को साथ लेने से ये नुकसान पीएमएलएन को होगा, जिसको वो खुद मानते हैं कि होगा। और अगर ऐसा कोई इत्तेहाद बन जाता है तो फिर जहांगीर तरीन साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है। जहांगीर तरीन साहब फिर खुद क्या करेंगे उन 100 लोगों का। देखें 100 लोगों को अगर वो कहते हैं मेरे साथ राब्ते में है, तो 100 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट तो नून लीग करेगी नहीं। और अगर कुछ सीटों पर सीट एडजस्टमेंट हो जाती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गिव एंड टेक करना होता है। कुछ सीटों पर आप नून की हिमायत हासिल करेंगे, कुछ पर आप उनकी हिमायत करेंगे। जब आप उनकी हिमायत करेंगे तो फिर बाकी अपने लोगों को क्या करेंगे, 100 लोग जो आपके पास आ रहे हैं। तो जहांगीर तरीन साहब भी फंस गए हैं। और एक और इसमें मसला है, देखिए जहांगीर तरीन साहब अगर नून लीग के साथ कर लेते हैं तो ऐसी सूरत हाल में जो एंटी पीडीएम वोट है और एंटी पीडीएम सेंटिमेंट है उसका क्या होगा। सबसे बड़ा मसला इस वक्त यह है, मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूं, कि भाई इस वक्त मार्केट में ग्राउंड के ऊपर सबसे ज्यादा जो हम वोट है वो एंटी पीडीएम वोट है। और एंटी पीडीएम वोट इस वक्त उसको पकड़ने के लिए, ग्रैब करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। जहांगीर तरीन साहब अगर नून लीग के साथ जाकर साजबाज कर लेते हैं और उनके साथ जाकर मिल लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि पीडीएम का जो एंटी पीडीएम वोट है और पीटीआई से टूटा हुआ वोट है वो तो उनको नहीं मिलेगा। तो जहांगीर तरीन साहब जो इलेक्टेबल्स की सियासत करना चाह रहे हैं और वो समझते हैं कि जी जैसे पहले पाकिस्तान में हुआ करता था कि बस जो बंदा इलेक्टेबल है उसका वोट है, उसका वोट है, ऐसा नहीं है। इस मर्तबा ये एक मुख्तलिफ इलेक्शन होगा आने वाले दिनों में। तो जहांगीर तरीन साहब यानी एक कड़मासा बन गया है कि, और ये जो लिखने वाले हैं उनको खुद समझ नहीं आ रही कि ये जो अब हमने खिलारा डाल लिया इसको समेटना कैसे, इसको जब आपने खिलारा फैला लिया इसको समेटना कैसे। तो ये देखें, मैं फिर मिसाल दूंगा चेस की। जब आप चेस खेलते हैं तो आप अपने मोहरे 2-3 बैक वक्त एक्टिव रखते हैं और बाकियों को पीछे रखते हैं, सिर्फ पीछे से दूर से वो देख रहे होते हैं या निशाना लेके बैठे होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मोहरे इकट्ठे आप मैदान में उतार दें, इधर से फीले भी उतारे हैं, उधर से घोड़े भी उतारे हैं, खिलारा इतना डल जाता है कि फिर आपको वो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन वो सिचुएशन जब आनी होती है तो फिर उसका इंतजार करना पड़ता है। तो इस वक्त पड़ गया खिलारा, और ये जो खिलारा है ये कैसे सिमटेगा ये किसी को पता नहीं है। लेकिन वो मसला अब भी बीच में मौजूद है कि भाई एंटी पीडीएम वोट का क्या करें, उसको कहां पर लेकर जाएं। वो कहीं ऐसा ना हो कि वो इमरान खान के साथ ही खड़ा रह जाए, उसको तो रास्ता देना है ना। अगर आप इमरान खान का वोट बैंक तोड़ के कोई और उसको लालच नहीं देंगे तो वो इमरान खान के साथ खड़ा रहेगा। तो इस मसले का हल कैसे निकालना है।
अब इसके लिए जो मुख्तलिफ हल सोचे गए हैं उसमें एक हल तो आपने देखा था कि फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल और इन लोगों को मिलाकर एक चीज बनाने की कोशिश की गई कि ये एक चीज आए ताकि वो पीटीआई का के जो हमदर्द हैं उनको अपनी तरफ ले आए। लेकिन अब आपने देखा कि पहली कोशिश में तो उनको नाकामी हुई और पहली कोशिश में उनको कोई हमदर्दी नहीं मिली। अब दूसरी खबर को मैं इसके साथ जरा कनेक्ट करता हूं। दूसरी खबर है परवेज इलाही साहब की। मेरी असेसमेंट यह है कि परवेज इलाही पर जो है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ उनके ऊपर पार्टी छोड़ने के लिए दबाव हो, क्योंकि पार्टी छोड़ के जाएंगे परवेज इलाही कहां जाएंगे? चौधरी शुजात साहब के साथ जाना मुश्किल है, नून लीग के साथ जाना मुश्किल है, ज्यादा से ज्यादा पीपल्स पार्टी के साथ जा सकते हैं, उनके साथ कोई रास्ता बना सकते हैं, लेकिन मुनिस इस हवाले से नहीं मान रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो लिखारी हैं उनकी कोशिश ये है कि परवेज इलाही साहब को एक और तरह का टास्क दिया जाए। उनको टास्क दिया जाए कि आप जो पीटीआई के अंदर टूटते हुए मुअतदल पीटीआई है उसको इकट्ठा करें, और वो ग्रुप जो फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल साहब और ये लोग यानी एंटी पीडीएम ग्रुप जो बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उनसे कहा जाएगा कि आप पीटीआई को छोड़ दें, इमरान खान को छोड़ दें, चाहे पीटीआई में रहें या पीटीआई का प्लेटफॉर्म यूज करें या इसका कोई और नाम रख रहे हैं या कोई नया ग्रुप बना लें, एक पीटीआई हकीकी बना लें, पीटीआई नजरियाती बना लें, पीटीआई कायदे आजम बना लें, कुछ बना लें, लेकिन उसमें जो पीटीआई के लोग हैं उनको आप इकट्ठा करने की कोशिश करें और जो एंटी पीडीएम सेंटिमेंट है उसको आप इकट्ठा लेकर चलें। लेकिन परवेज इलाही साहब के लिए यह बात मानना इतना आसान नहीं है। परवेज इलाही साहब अगर ये करते हैं तो अगेन इस वक्त तो सूरत हाल यह है कि जो पीटीआई को छोड़ रहा है, जो पीटीआई से टूट रहा है, उसको कोई जगह नहीं मिल रही। हाँ, इन सब ग्रुपों में भी सबसे ज्यादा जो कोई बेहतर शायद पोजीशन में आए वो भी इलेक्टेबल्स की वजह से कोई जहांगीर तरीन साहब कुछ ना कुछ करने की कोशिश में आ जाए। लेकिन अगर कोई ये समझेगा कि मैं पीटीआई को संभाल लूं और पीटीआई को लेकर चलूं तो ये उसके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो परवेज इलाही साहब से फरमाइश हो रही है, की जा रही है, ये उनके बस में भी नहीं है और ये उनके लिए आसान काम भी नहीं है। अच्छा, अब आ जाए जरा पीटीआई की खवातीन की पेशी के मौके पर जो कुछ हुआ, जो उन्होंने बातें की हैं उसको आप जरा देख लें। देखें, पहले तो यह है कि जो खवातीन बाहर आई हैं उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा है कि कैसा सलूक हो रहा है आपके ऊपर, आपके साथ, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है। आलिया हमजा ने, फलक सनम जावेद ने और बाकी लोगों ने, जरा सुन लीजिए। मैम, मुख्तलिफ र्यूमर्स, मुख्तलिफ बातें चल रही थी जी, जेल में खवातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है और इस तरह से क्या? जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये तदलील काफी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठाकर लाएंगे, घसीट के लाएंगे, इससे ज्यादा आप औरतों की क्या तदलील करें? और अगर आपको उनके सोशल अकाउंट से प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया के केस करें। इस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाना जरूरी तो नहीं है। अच्छा, अब एक बात तो देखें ना, ये चले जो लोग पॉलिटिकल हैं, आलिया हमजा एक सियासी बैकग्राउंड रखने वाली है, लेकिन बाकी लोग तो पॉलिटिकल नहीं है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो ये कह रही हैं कि ये सोशल मीडिया पर जो कानून है, अगर हमने कोई सोशल मीडिया के ऊपर गलत बात की है तो उसके लिए जो सोशल मीडिया के लॉज हैं या एफआईए के लॉज हैं उसको हरकत में आना चाहिए था। हमें सियासतदानों की तरह जेल में रखा क्यों गया है? और जो दूसरी सनम है उन्होंने भी ये कहा कि जेल में रखना ही जाती है हमारे साथ, क्योंकि हमें किस जुर्म की सजा दी जा रही है। और ये वो लोग तो हैं नहीं कि जिन्होंने जो किसी शरपसंदी में मुलव्वस हो। अच्छा, जब प्रिजनर वैन में इनको डाला गया था तो वहां पर भी बड़े हौसले के साथ बात की, बल्कि टॉन्ट भी किया इन्होंने, सनम ने। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो मर्द हजरात हैं वो 2-2 दिन की जेलें काट के पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, खवातीन नहीं भागी, खवातीन खड़ी नहीं है। सुने जरा। वो मौलाना साहब को हम तितलियां लगते हैं, वैसे किस तितलियां में अब हमने जेलें को डाल दी है। साहब आपके तो थाईलैंड चले गए, वो सारे भाग जाएंगे, इन सारे मर्दों से औरतें भाग, कितनी औरतें 22-23, 24-24 दिन जेलें काट आई हैं, ये 2-2 दिन में इस्तीफे देके भाग गए हैं। तो हम नहीं घबराए, आप लोग भी मत घबराइए। वो कह रही हैं हम नहीं घबराए, आप भी मत घबराएं। और इनको गालिबन वही एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया नक्शे अमन के खतरे के पेश नजर। अब इनका कितना बड़ा जुर्म है कि इतने दिन इनको जेल में हो गए हैं, और आपने देखा उनकी आवाज और बात से तो नहीं लगता कि वो टूट चुकी हैं, घबरा गई हैं। बहरहाल ऐसी खवातीन मैं फिर कहूंगा कि जो किसी शर्त पसंदी में, किसी जलाओ घराव में मुलव्वस नहीं थी, उनके साथ ये जाति बंद होनी चाहिए। और पूरी दुनिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है। अच्छा, इमरान खान साहब से इनकी सनम की बेटी और वालदा की मुलाकात भी हो गई इत्तेफाक से। जब वो अदालत में आए हैं तो वहां मुख्तसर बातचीत हुई है, जरा ये भी सुन लें।
ये सनम जावेद की बेटी है। जी। अल्लाह मियां आपको अपनी ज़ुबान में रखे, खुश रखे। अल्लाह मियां आपको ये आज जी अभी आई हुई, आज आई है इतने जी सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, बस आप अल्लाह मियां आप लोगों को हौसला दे, हिम्मत दे, खुश रखे, आपको भी दे अल्लाह मियां। चलो बेटा और ये सनम जावेद की बेटी और वालदा हैं, लेकिन वालदा भी हौसले में लग रही हैं। वो कह रही हैं कि जी सब ठीक है, वो आई हैं, मुलाकात हुई है, गालिबन अदालत में शायद उनको लाया गया, आई डोंट नो, लेकिन यह है कि वो जो है वो पेशी पर ही शायद लाया गया है। तो इस मौके पर इमरान खान साहब ने उनका हाल अहवाल पूछा है। अच्छा देखें, सभी के ऊपर को तोड़ने की कोशिश हो रही है अभी भी, और ये बिल्कुल ही एक हम देख रहे हैं कि नई तर्ज की सियासत हो रही है कि सियासी वफादारियां तब्दील कराने के लिए लोगों को उठाया जा रहा है। हमाद अज़हर साहब जो हैं वो उन्होंने ट्वीट किया, वो कह रहे हैं हम कठपुतलियों से मुज़ाकरात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। ये मुसल्लत शुदा लोग हैं जिनका कोई वोट बैंक नहीं और बैसाखियों के पीछे छुप रहे हैं। आइन और जमहूरियत की बहाली की खातिर सिर्फ हकीकी फैसला साजों से मुज़ाकरात की पेशकश की है। एक तो ये मुज़ाकरात के हवाले से बात की, और उमर अयूब खान साहब ने जो कहा है वो कह रहे हैं कि सदर तहरीक इंसाफ हजारा रीजन हाजी सालेह मोहम्मद साहब के घर पर गुज़श्ता रात 1 बजे पुलिस ने छापा मारा, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं क्योंकि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। अब जो इसमें ज्यादा तशवीशनाक बात है ये है, वो कह रहे हैं कि हाजी साहब के छोटे बेटे को गमाल बनाकर पुलिस साथ ले गई थी और फिर रिहा कर दिया, इस पैगाम के साथ कि हाजी सालेह मोहम्मद 2 दिन में पेश हों वरना पुलिस उनके भाइयों और बच्चों को गिरफ्तार करेगी। इस तरह की फिस्तायत तो हिटलर की नाजी जर्मनी में भी नहीं हुई होगी, ये उमर अयूब खान कह रहे हैं। और वाकई ये तो FCR का कानून है कि आपको अगर बड़े से शिकायत हो तो उसके बच्चे को उठा के ले जाओ। तो अगर बात बच्चों और घर की खवातीन पर आ गई है तो ये एक बहुत तशवीशनाक बात है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।